कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रहे हैं उसी का ये एक सीरीज़ है और इसमें हम 2017 का बी ऑनर्स हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व किए हुए हैं और ये सेट 1 है जिसका 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, पीवी सिंधु वॉन सिल्वर मेडल इन द रियो 2016 ओलंपिक गेम्स इन। पीवी सिंधु 2016 के रियो ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीती थी। किस गेम में, किस स्पोर्ट में वो जीती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैडमिंटन में। और बैडमिंटन में उन्होंने कैरोलिना मैरिन से हार कर सिल्वर मेडल जीती थी और वो फाइनल मैच था। क्वेश्चन नंबर 2, द एपिक रामायणा वॉज रिटेन बाई। एपिक रामायणा को किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाल्मीकि जी ने। और इसी के साथ साथ अगर हम महाभारत के बारे में बात करते हैं तो महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूरोपियन डेट डिस्कवर्ड इंडिया वॉज। वो यूरोपियन जिसने हिंदुस्तान को डिस्कवर किया वो कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वास्को डिगामा ने सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान के सी रूट को डिस्कवर किया था 1498 में और उसके बाद से कहीं ना कहीं सी रूट के ज़रिए से ट्रेड करना हिंदुस्तान के लिए बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने पोस्टुलेट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने। क्वेश्चन नंबर 5, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हेल्ड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हिंदुस्तान का नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा किया था, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत जो हुई वो 1942 में हुई। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर इज़। प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ये 2017 का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग दिया है। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त जो लोकसभा स्पीकर थी वो थी सुमित्रा महाजन, लेकिन अभी जो है वो है ओम बिरला। तो ओम बिरला अभी रिसेंटली जो है वो लोकसभा के स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाई। ये एक स्लोगन है जो बहुत फेमस है, इसको किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया तो उसी वक्त उन्होंने इस स्लोगन को भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट इंडियन नेशनल अवार्ड इज़। हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारत रत्न। अगर भारत रत्न के बारे में उसके बाद में बात करते हैं तो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है एंड पद्म श्री है। क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। इंसान के बदन में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 10, द सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न्स विथ। ये बेसिकली अगर हम देखेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 2017 का देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू उसको रिपीट कर दिया गया है। इस वजह से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर ही कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न जो है वो आपको रीजनलिज्म से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, रीजनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, सती वॉज डिक्लेयर्ड पनिशेबल ऑफेंस। सती को पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया था किस साल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1829 में। इसको भी 2019 का अगर हम देखेंगे 2019-18 के क्वेश्चन पेपर से रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द लोकल टाइम ऑफ। हिंदुस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ का लोकल टाइम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वो इलाहाबाद का लोकल टाइम है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्रिसाइज टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर वन रोटेशन। अर्थ जो है जब वन रोटेशन लेता है अपने एक्सिस पर तो वो कितना टाइम लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 23 आवर्स 56 मिनट 4.9 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाई। पार्टीशन ऑफ बंगाल को किसने रिवोक किया और किस साल में किया गया? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं तो 12 दिसंबर
अगर हम बात करते हैं तो ये डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को रिवोक कर दिया गया, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था दोबारा उसको यूनाइट कर दिया गया और वो पहले ही जैसा हो गया। और इसको जो करने वाले बेसिकली थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग्स। तो लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे उस वक्त के वायसराय थे और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो फैसले लिए गए थे लॉर्ड कर्जन के ज़रिए से 1905 में, उसको दोबारा रिवोक कर दिया गया और फिर बंगाल जो है यूनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़, ये भी 2017 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अभी रिसेंट में जो है उनके बारे में चीज़ें आ सकती है। तो अभी रिसेंट में जो है, अगर रिसेंट के बारे में हम बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा वो है सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा जो है अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। तो ये याद रखिएगा और ये 13 अप्रैल 2021 से पदभार को संभाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, रॉलेट एक्ट को कब पास किया गया था, किस साल पास किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। और इस रॉलेट एक्ट को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हिस्ट्री में ब्लैक लॉ के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो लोग भी हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे उनके आवाज़ को सप्रेस करने के लिए विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल उनको जेलों में डाल दिया गया। उनके जो वेल्थ वगैरह थे सबको ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये बहुत ही सप्रेसिव लॉ बनाया गया था जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं और इसको लेकर हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट और बगावतें वगैरह हुई। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज़ ऑथर्ड बाई, हिंदुस्तान की एक बहुत फेमस बुक है जिसको हम कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, उसको लिखने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रोफेसर रजनी कोठारी। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट ड्यूरिंग, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब लड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई होती है वो 14 जनवरी 1761 में लड़ी जाती है अहमद शाह अब्दाली के दरमियान में, या अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी उनको जाना जाता है। और उसी के साथ साथ मराठा के दरमियान में ये लड़ाई हुई थी और इसमें अहमद शाह अब्दाली इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो 1556 में जो अकबर और हेमू के दरमियान में होता है। और हेमू का बेसिकली जो नाम है पूरा वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। और इस लड़ाई को अकबर के जो रेजेंट थे बैरम खान वो इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई होती है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान में, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। तो ये 3 लड़ाई है बेसिकली, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, यही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया गया है 2018 में। सबसे पहली मरतबा आईएनसी का मुस्लिम सदर किनको बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बदरुद्दीन तैयब जी। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। और सबसे यंगेस्ट जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज़, हिंदुस्तान का बिगेस्ट लेक कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। वैसे अगर ओवरऑल के बारे में बात करते हैं तो वो वेम्बनाड है और चिल्का जो है ये उड़ीसा में है। और इसी के साथ साथ तो ये याद रखिएगा चिल्का जो है वो सबसे बिगेस्ट लेक है हिंदुस्तान का। क्वेश्चन नंबर 21, गोबर गैस कंटेंस मेनली विच गैस, गोबर गैस जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मीथेन गैस जो है सबसे ज़्यादा गोबर गैस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डीपीटी इज़ अ वैक्सीन फॉर, डीपीटी जो है ये वैक्सीन एक है, ये किसके लिए दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, डायरिया, व्होपिंग कफ एंड टाइफाइड। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो व्होपिंग कफ है उसको अलग नाम से भी जाना जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे पेटोसिस के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डायरिया, व्होपिंग कफ एंड टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 23, दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विथ, दीपा कर्माकर का एसोसिएशन किस गेम से है, किस स्पोर्ट से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक हैं वो। और वो भी अगर हम बात करते हैं कि रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे वो जिम्नास्टिक में
चौथे पायदान पे आई थी और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती हैं, हिंदुस्तान के जिम्नास्टिक हैं वो। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द प्रेजेंट HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2017 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और आपको ये पता होनी चाहिए कि HRD मिनिस्टर को अब बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, यानी कि अब HRD नाम नहीं रखा गया है। तो बेसिकली सबसे बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये नाम हो गया, HRD नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है। और अभी रिसेंटली उस वक्त जो थे वो प्रकाश जावड़ेकर थे और उसके बाद से रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है रमेश निशांक पोखरियाल। तो रमेश निशांक पोखरियाल जो है अभी रिसेंटली वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उसी के साथ साथ संजय धोत्रे जो है वो स्टेट लेवल पे हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 25, साक्षी मलिक वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द 2016 ओलंपिक गेम्स। इन 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल को जीती थी, उनका एसोसिएशन किस गेम के साथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रेसलिंग, यानी कि वो कुश्ती करती है। तो जितने भी स्पोर्ट्स मैन है या स्पोर्ट्स वोमेन है हिंदुस्तान का, उनका एसोसिएशन किस गेम से है ये भी आपको माइंड में रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब एडॉप्ट किया गया। तो अगर हम एडॉप्ट करने की बात करते हैं तो बेसिकली वो 26 नवंबर 1950 को किया गया था और इसी के साथ साथ 1949 को किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। और इसी के साथ साथ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया। वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये याद रखिएगा, एडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1950 को और इसको एग्जिस्टेंस में आ गया ये 26 जनवरी 1950 से, और उसी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है वो रिपब्लिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा मेंबर्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स हैं और उसके बाद में सेकंड जो है वह है हमारा महाराष्ट्र में 48 है, फिर वेस्ट बंगाल है जहाँ पे 42 है, बिहार है जहाँ पे 40 है, तमिलनाडु है जहाँ पे 39 है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। पंचायती राज को कब हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1959 में हिंदुस्तान में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया और सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो राजस्थान में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले मर्तबा राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वो कौन सी ज़मीन है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जापान, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ नॉर्वे भी एक कंट्री है, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, नॉर्वे को मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है और जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड इज़। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है, बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो कहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, टोक्यो। अगर टोक्यो के बाद में बात करते हैं तो वह है दिल्ली, और दिल्ली के बाद में अगर हम बात करते हैं तो वह है शंघाई। क्वेश्चन नंबर 31, सिस्मोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ। सिस्मोग्राफी में हम किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अर्थक्वेक्स, और सिस्मोग्राफ के ज़रिए से बेसिकली जो अर्थक्वेक आते हैं उसको हम मेज़र भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कथकली डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। कथकली डांस जो है इसका एसोसिएशन हिंदुस्तान के किस स्टेट से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केरला। अगर कथकली के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान के जो क्लासिकल डांसेस है वो टोटल 8 है, और उसमें कथकली और इसी के साथ साथ कथकली के साथ साथ एक और है जिसको हम मोहिनीअट्टम के नाम से जानते हैं। दोनों का एसोसिएशन
केरला से है। तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली तमिलनाडु में जो है वहाँ पे नाट्यम है। इसी के साथ साथ मणिपुर में जो है वो मणिपुरी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कुचिपुड़ी है। इसी के साथ साथ और अगर हम असम में बात करते हैं तो सतारिया है, और यूपी में जो है वहाँ पे कथक है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। और उड़ीसा में जो है वो ओडिसी है। तो टोटल हिंदुस्तान में 8 क्लासिकल डांसेस है, और उसमें से कथकली का जो एसोसिएशन है वो केरला से है, मोहिनीअट्टम का भी एसोसिएशन केरला से है, भरतनाट्यम का एसोसिएशन तमिलनाडु से है, इसी के साथ साथ मणिपुरी का एसोसिएशन मणिपुर से है, ओडिसी का एसोसिएशन उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी का एसोसिएशन आंध्र प्रदेश से है, और असम का जो है सत्रिया से है, और फिर उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं यूपी का जो है वो कथक से है। तो ये याद रखिएगा, ये भी चीज़ें बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्रीज करेंसी इज़ नगुल्ट्रम? वो कौन सी कंट्री है जहाँ की करेंसी है उसको हम नगुल्ट्रम के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भूटान। भूटान में जो करेंसी चलती है उसको हम नगुल्ट्रम के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जो है वो है रूपी, और उसी के साथ साथ नेपाल में जो है वो है हाँ। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश में जो है वो है टाका। तो बांग्लादेश का जो हो गया वो टाका हो गया, और नेपाल में जो है वो रूपी है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन दिल्ली इज़ नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट? इसमें से वो कौन सा मोनूमेंट्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट में नहीं है? तो सिर्फ एक ही है जो वर्ल्ड के मोनूमेंट में नहीं है, वो है जंतर मंतर। तो ये याद रखिएगा, 3 जो है रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार, ये तीनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज़ कॉइन इज़ कॉल्ड? कि साइंस के वो कौन से ब्रांच है जहाँ पे हम सिक्कों के बारे में स्टडी करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नुमिस्मेटिक्स। इसी के साथ साथ एपिग्राफी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एपिग्राफी में जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, और प्लेयोग्राफी में जो एंशिएंट राइटिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन? हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस ईयर में डिस्कवर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1920-21, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले मरतबा हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, और फिर 21-22 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया, आर.डी. बनर्जी, जिनको हम रखिलदास बनर्जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द वेदा इज़ द ओल्डेस्ट? कौन सा वेदास है चारों वेदा में वेदा है जिसको सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऋग्वेदा। और जो कहीं ना कहीं जो सीक्वेंस देखेंगे, सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, और फिर उसके बाद से अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू बुद्धा एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स माइजरी वॉज? बुद्धा के अकॉर्डिंग इंसान बहुत ज़्यादा लागर, बेबस, बेचारा, दुख में रहता है, वो किस चीज़ की वजह से? इन तमाम चीज़ों के रीज़न क्या होते हैं? तो बुद्धा ने माना कि इंसान के जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करता है। उन तमाम चीज़ों का रीज़न जो है वो है डिज़ायर। इंसान के जो डिज़ायर है ना, उस डिज़ायर की वजह से इंसान को तमाम तरह की परेशानियां होती है। और उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ को भी बताया था जो उनकी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, और ये चारों के चारों डिज़ायर से ही एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा? हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो राज्यसभा में कितने मेंबर को नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टोटल 12 मेंबर्स को वो नियुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आसाम। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये भी यूनेस्को के नेचुरल हेरिटेज साइट में ये भी शामिल है, और काजीरंगा जो है वो भी आपको आसाम में ही है। द अर्थ का शेप क्या है? तो ये भी 2018 के क्वेश्चन में भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑब्लेट एस्फेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 42,
द बिगेस्ट प्लानट इज़, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जुपिटर। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ, रियाल जो करेंसी है वो ईरान का है। और इसी के साथ साथ लीबिया का जो है वो, लीबिया में दिनार यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, इसमें से किनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गौतम बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 45, हु इंट्रोड्यूस एकता सिस्टम, हिंदुस्तान में एकता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने हिंदुस्तान में एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 46, द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटेन इन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्राकृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द राइटर ऑफ द प्ले इंटाइटल्ड नील दर्पण विच विविडली पोर्ट्रेड द ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स बाय प्लांटर्स आफ्टर 1857, 1857 के बाद में जो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लार्जर लेवल पे ऑपरेशन किया गया है, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है नील दर्पण, उसको लिखने वाले कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीनबंधु मित्रा। और दीनबंधु मित्रा ने बेसिकली 3 खटिया सिस्टम जो है उसको भी नील दर्पण में उन्होंने पूरा दिखाया था। और ख़ास तौर से इंडिगो प्लांटर्स जो थे चंपारण के, उनके बारे में उन्होंने लार्ज लेवल पर इस किताब में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द टॉम्ब ऑफ हुमायूं बिल्ट एट दिल्ली, के मेन आर्किटेक्ट कौन थे हुमायूं टॉम्ब को जो बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मिराक मिर्ज़ा गियास जो थे वही सबसे मेन आर्किटेक्ट थे बनाने वाले हुमायूं टॉम्ब के। क्वेश्चन नंबर 49, अताला मस्क एट जौनपुर वॉज बिल्ट बाई, अताला मस्क को कौन से डायनेस्टी ने बनाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शर्की सुल्तान ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, जलियाकट्टू अ बुल टेमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट, जलियाकट्टू जिसमें बेसिकली जो बुल फाइटिंग होती है वो किस स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसको लेकर लगातार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ है कि क्यों वहाँ पे हम जानवरों को ऐसे गेम में ये करते हैं जहाँ पे एक जानवर दूसरे जानवर को मार सकते हैं या उनको नुकसान हो सकता है। इस वजह से जो एनिमल एक्टिविस्ट है लगातार इसके लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और फिर इसके बाद से सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सब मज़ीद अपडेट अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और इस तरीके से जितने भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे जो आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, मैं उसको लगातार अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको कोई कमेंट या फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप आपको कीमती वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच।